सुप्रभात, नमस्कार। कैसे हैं साथियों? चलिए शुरू करते हैं आज का ये कारवां और इस कारवां में आप सब हमारे सारथी हैं। मित्रों, आज की ये कक्षा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से संबंधित होगी और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में कौन-कौन से महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ हैं और वो महत्वपूर्ण हैं क्यों? इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण और मजेदार वीडियो को। तो जो लोग लाइव आ गए हैं वो कमेंट करके और लाइक करके अपनी उपस्थिति को दर्ज करवा लें। और सबसे पहली चीज जो कल मैंने बताई थी वहां से शुरुआत कर लेते हैं कि जो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था वो एक हिंदी विरोधी द्वारा लिखा गया था जो हिंदी को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। अब उसने हिंदी के 72 कवियों को ही इसमें शरण दी और ग्रंथ बहुत मोटा लिखा, उसमें 738 कुल कवि थे। उर्दू के कवियों को जगह दे दी, लेकिन वह इतिहास ग्रंथ नहीं हो सका। वो कवियों की जीवनी व काव्य ग्रंथ ही रहकर बनकर रह गया। काल विभाजन नहीं है उसमें, साहित्यिक प्रवृत्तियों पर भी चर्चा नहीं हुई है। दूसरा इतिहास ग्रंथ जिसकी चर्चा यहां पर जरूरी है उसका नाम है शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज, जो कि 1883 में आया है। इसमें लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र और उनके काव्य का उदाहरण दिया जाता है। कवियों के जन्म काल, जीवन चरित्र, रचना काल एवं कविताओं का उदाहरण भी यहां पर दिया गया है। भारतीय विद्वान द्वारा लिखा गया पहला साहित्य इतिहास ग्रंथ है और हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रह है। तो ध्यान रखना है कि प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं। हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रह कि हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रह कौन सा है? तो हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रह कौन सा है? हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ जिसे किसी भारतीय ने लिखा और उसको इतिहास ग्रंथ की संज्ञा दी गई, शिव सिंह सरोज यह ग्रंथ है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य हो गया। शिव सिंह सरोज अब यहां पर दूसरे तथ्य की तरफ हम सब चलेंगे। यहां पर उन्होंने 839 क्रमांक दिया है और 1003 कवियों का उल्लेख किया है। इसके बाद तीसरे महत्वपूर्ण ग्रंथ की तरफ चलेंगे। ये सारे ग्रंथों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तीसरा इतिहास ग्रंथ जो है जिसका नाम है ग्रियर्सन का द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, यानी कि द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। यह ग्रंथ जो सबसे अच्छी विशेषता लेकर आता है काल विभाजन, लेखकों का कालक्रम से वर्गीकरण, कृतियों का कालखंडों में विभाजन करती है। तो यहां लिख लेंगे हम सब ग्रियर्सन के
इतिहास की विशेषता। ग्रियर्सन के इतिहास की क्या विशेषता थी? पहला, काल विभाजन उन्होंने किया था। काल विभाजन प्रश्न पूछा जा सकता है 4 बिंदु देकर, किनमें से उनके इतिहास ग्रंथ की विशेषता क्या नहीं है? लेखकों का वर्गीकरण। सबसे कठिन काम यही था उनके लिए कि लेखकों का वर्गीकरण करना था। कैसे करना था? तो उन्होंने लेखकों का वर्गीकरण कालक्रम के आधार पर किया। कालक्रम के आधार पर कौन कवि छोटा है, कौन कवि बड़ा है, कौन कवि महान है, यह कैसे निर्धारित हो पाता? तो काल विभाजन किया, लेखकों का वर्गीकरण किया, और किस आधार पर किया? उन्होंने काल क्रम के आधार पर किया। यह पहली बार हो रहा है। प्रत्येक अध्याय के काल विशेष का वर्णन भी किया। प्रत्येक अध्याय के काल विशेष का वर्णन। उन्होंने प्रत्येक अध्याय के काल विशेष का वर्णन भी प्रस्तुत किया। इसके बाद क्या किया उन्होंने? प्रत्येक अध्याय के अंत में गौड़ कवियों का उल्लेख किया। तो जो गौड़ कवि थे उनकी नजर में गौड़ कवियों को अध्याय के अंत में जगह दी। तो जो गौड़ कवि थे उसको अध्याय के अंत में ये जगह देते हैं। ठीक है। किस ग्रंथ की बात कर रहे हैं? द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इन्होंने प्रवृत्तियों का प्रेरक स्रोत और उसका उद्घाटन किसने किया और किस वजह से हुआ, यह भी दिखाने का प्रयास किया। और सच्चे अर्थों में इसीलिए साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ भी इसको कहा जाता है। अब यहां पर एक प्रश्न और पूछा गया है कि ग्रियर्सन ने रीतिकाल की कविता को किसके अंतर्गत रखा है? ग्रियर्सन ने रीतिकाल की कविता को किसके अंदर रखा है? अब इसका उत्तर कई बार यूजीसी में देने के लिए मिला है। आर्स पोएटिका। आर्स पोएटिका आर्स पोएटिका। और वो बिहारी को बहुत महत्व देते थे। किसको बहुत महत्व देते थे? तो बिहारी को वो बहुत महत्व देते थे, और इसीलिए उन्होंने बिहारी को बहुत अच्छे से नवाजा। और बिहारी की कविता को वो क्या कहते थे? अक्षर कामधेनु। बिहारी की
कविता क्या है? अक्षर कामधेनु कहा उन्होंने बिहारी की कविता। यह भी उसकी एक बड़ी विशेषता थी। अब यहां प्रश्न बनता है कि जो मिश्र बंधु थे, सॉरी ग्रियर्सन जी थे, उन्होंने नामकरण नए तरीके से किया, काल विभाजन नए तरीके से किया। किस काल का विभाजन क्यों किया उसके लिए प्रवृत्ति भी उन्होंने दी। यह उन्होंने सारे नए काम किए थे। ठीक है। अब इसमें प्रश्न उठता है कि उन्होंने जो काल विभाजन किया और जो नामकरण किया वो क्या किया, बताइए आप सब। मैंने कल ही बताया था कि ग्रियर्सन ने जो काल विभाजन और नामकरण प्रस्तुत किया उसको तो हम लोग अभी काल विभाजन और नामकरण वाले भाग में पढ़ेंगे। अभी आपको केवल संख्या बतानी है कि कितने भागों में उन्होंने विभाजन किया था। अब मिश्र बंधु विनोद ये 4 भागों में है। प्रकाशन 3 भाग में हुआ 1913 में, चौथा भाग 1934 में आता है। इसे कवि वृत्त संग्रह और एक वृत्तात्मक इतिहास ग्रंथ भी कहा जाता है। तो इसको भी लिख लेंगे, मिश्र बंधु विनोद। इसके लिए एक शब्द यहां पर, हाँ 11 सही है, एक शब्द इसके लिए आता है कि यह इतिवृत्तात्मक इतिहास ग्रंथ। जैसे आप द्विवेदी युग में जाते हैं तो द्विवेदी युग में एक प्रश्न आता है, देखिए मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इतिहास लेखन की परंपरा में महेश दत्त भी आते हैं, उनका भाषा काव्य संग्रह, लेकिन उसको इतिहास नहीं माना जाता। भाषा काव्य संग्रह है तो उसमें भाषा के पुट अधिक मिलते हैं, ऐतिहासिक दृष्टिकोण कम मिलता है, जिसकी वजह से उसको ग्रंथ के क्रम में तो पहले रखते हैं, लेकिन इतिहास की जहां बात आती है वहां पर उसको उतना महत्व नहीं मिलता है। तो इतिवृत्तात्मक इतिहास हिंदी साहित्य का कौन सा है? द्विवेदी युग को देखिए क्या कहा जाता है, इतिवृत्तात्मक प्रवृत्ति। इतिवृत्तात्मकता सबसे ज्यादा आपको द्विवेदी युग में मिलती है। तो ये एक इतिवृत्तात्मक इतिहास ग्रंथ है। इसमें 4591 कवियों का विवरण हिंदी साहित्य इतिहास का 5 कालखंडों में विभाजन किया गया है। और इसमें एक सबसे खास बात क्या है, इतिहास लेखन की आलोचनात्मक टिप्पणी भी इसमें है। इतिहास लेखन की आलोचनात्मक टिप्पणी। मिश्र बंधुओं ने सबसे बड़ा काम किया। मिश्र बंधुओं ने सबसे बड़ा काम क्या किया था, इन्होंने कवियों को अंक दिए कि आप आधे अंक के कवि हो, आप 1.5 अंक के कवि हो, आप 2 अंक के कवि हो, और इस अनुसार देकर उनको काउंट किया कि कौन कितना नंबर पा रहा है। और फिर उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में कुल 9 कवियों को जगह दिया, नवरत्न, और इसी नाम से उन्होंने हिंदी नवरत्न नामक एक ग्रंथ भी लिखा, जिसमें उन्होंने 9 कवियों को महत्व दिया। ये बहुत विवादित हुआ क्योंकि कवियों को अलग अलग दृष्टि से देखना,
अलग अलग लोगों के अलग अलग कवियों का पसंद होना ये लाजमी था और इन्होंने अपने मनपसंद तरीके से अंक दिए। और लेकिन एक परंपरा की शुरुआत, आलोचनात्मक समीक्षात्मक परंपरा की शुरुआत, जहां पर यह खुलकर कह पाना कि इस कवि को मैं इस नंबर पर रख रहा हूं, ये नंबर 1 के कवि हैं और ये नंबर 2 के कवि हैं, यह कह पाना भी पहली बार शायद हो रहा था। तो ये 5 कालखंडों में इनका इतिहास है, तो इसको हम काल विभाजन और नामकरण में भी देखेंगे। यहां एक प्रश्न पूछा जाता है कि शुक्ल जी ने अपने इतिहास को लिखते समय कहां कहां से सहायता ली है। आज का जो पेपर सॉल्व कराऊंगा उसमें यह प्रश्न है कि शुक्ल जी ने अपना इतिहास लिखते समय कहां कहां से सामग्री ली है। तो शुक्ल जी द्वारा कवियों का परिचयात्मक विवरण कहां से लिया गया है? मिश्र बंधु विनोद से। शुक्ल जी ने कवियों का परिचयात्मक विवरण यहीं से लिया है। ठीक है, उन्होंने जो भी परिचयात्मक विवरण लिया वो यहां से ग्रहण किया है। अब शुक्ल जी पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1927 में लिख दिया और 1929 जनवरी में प्रकाशित होता है और उसका संशोधित और प्रवर्धित रूप 1940 में आता है। प्रकाशक नागरिक प्रचारणी सभा काशी। ये पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में आता है और हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से और बाद में स्वतंत्र कृति के रूप में प्रकाशित हो जाता है। इस ग्रंथ की विशेषताओं के विषय में अगर देखें, इस रचना में साहित्यिक रचनाओं पर अधिक, देखिए इतिवृत्त का मतलब क्या है। अगर हम मिश्र बंधु के इतिहास को देखते हैं तो उसमें उनके जीवन पर अधिक बल दिया गया है, जीवन की पड़ताल अधिक की गई। और इसके बरक्स अगर हम शुक्ल जी को देखें तो शुक्ल जी ने रचनाओं के मूल्यांकन पर अधिक बल दिया है। तो कवियों की संख्या जीवन चरित्र को ज्यादा महत्व देते हुए साहित्यिक रचनाओं के मूल्यांकन पर बल उन्होंने दिया है। तो क्या किया है उन्होंने? साहित्यिक रचनाओं के मूल्यांकन पर बल दिया है। तो किस पे बल दिया है? तो साहित्यिक रचनाओं के मूल्यांकन पर बल दिया है। ये एक खास बात थी। अब एक बात यहां पर और आती है कि मिश्र बंधुओं ने लगभग 5000 कवियों को जगह दी थी अपने इतिहास ग्रंथ में। तो रामचंद्र शुक्ल ने कितने कवियों को स्थान दिया? तो उन्होंने केवल 1000 कवियों को स्थान दिया। 1000 कवियों को स्थान दिया। मतलब जो 5000 थे विवरण तो वहीं से ग्रहण किया, लेकिन केवल 4000 को छोड़कर 1000 को स्थापित कर दिया। इन्होंने
वैज्ञानिक इतिहास बोध पद्धति का प्रयोग किया। वैज्ञानिक इतिहास बोध पद्धति का प्रयोग पहली बार इतिहास में किसी ने किया हिंदी साहित्य के लिए। हिंदी साहित्य का सबसे प्रामाणिक, वैज्ञानिक, सुव्यवस्थित, सर्वोत्कृष्ट इतिहास कहा जाता है और एक आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य इतिहास को उन्होंने 4 खंडों में विभाजित किया और जो विभाजित किया उसके लिए उन्होंने साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों को महत्वपूर्ण रखा। ठीक है। युगीन राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों में हिंदी साहित्य के विकास की विवेचन उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो ये उनके इतिहास की एक खास बात थी। अब कुछ और जो इतिहास हमसे छूट गए हैं उसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, सारे इतिहास ग्रंथों को एक साथ हम लोग पहले नोट कर लें कि कौन कौन से महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ इसके बाद भी हैं और फिर हम सब शुरू करेंगे काल विभाजन और नामकरण। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इतिहास ग्रंथ से। तो सबसे पहला इतिहास ग्रंथ जिसकी चर्चा हम लोग अभी नहीं किए हैं, हिंदी कोविद रत्नमाला। उन्नीस 1909 हिंदी कोविद रत्नमाला यह ग्रंथ है और यह 2 भागों में है। 2 भाग है। 1907 1914 किसके द्वारा लिखा गया? तो श्याम सुंदर दास जी के द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया, हिंदी कोविद रत्नमाला। 1910 में एक ग्रंथ लिखा गया, हिंदी नवरत्न, और यह ग्रंथ किसने लिखा? मिश्र बंधुओं ने लिखा। जब हम लोग आलोचना पढ़ते हैं तो आलोचना पढ़ते समय मिश्र बंधुओं ने क्या काम किया है, आलोचना के अंतर्गत हम इसको पढ़ते हैं, तो यह ग्रंथ आलोचना के अंतर्गत अच्छे से पढ़ा जाएगा। ठीक है। इसके बाद 1913 में मिश्र बंधु विनोद आता है, उसकी चर्चा हम लोग कर ही चुके हैं। 1934 में मिश्र बंधु विनोद का 4th भाग आता है। कविता कौमुदी 1917, कविता कौमुदी 1917, राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी। इसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास में कुछ ऐसे इतिहास ग्रंथ हैं जिनका नाम कम आता है और दोनों एकदम मिलते जुलते ग्रंथ हैं। एक 1917 का, एक 1922 का है। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए स्केच ऑफ हिंदी
लिटरेचर, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। ठीक है, तो यह एक ग्रंथ हो गया। इसी से एकदम मिलता हुआ ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। दोनों का नाम एकदम मिलजुल रहा है। लेकिन ये भूल जाता है, तो यहां ध्यान रखना है कि स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर और ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ऐसा लगता है कि दोनों ग्रंथों को उलट दिया गया है। तो पहले के लेखक हैं एडविन ग्रीव्स, एडविन ग्रीव्स, और दूसरे के हैं F.E.K, तो यही याद रखना है कि एडविन जो है वो पहले स्केच लाते हैं और F.E.K जो है वो पहले हिस्ट्री लाते हैं। एडविन पहले स्केच लाते हैं और F.E.K पहले हिस्ट्री लाते हैं। बाकी आप दोनों ग्रंथों को देखेंगे तो वह ग्रंथ एक जैसा। दोनों में पहले कौन लिखा गया, तो यह पहले लिखा जाता है 1917 में और यह लिखा जाता है 1920 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसी क्रम में एक ग्रंथ और है, ब्रज माधुरी सार, कई बार पूछा गया है। ब्रज माधुरी सार, यह ग्रंथ इतिहासकार कम कवि के द्वारा लिखा गया है। किस सन में लिखा गया, 1923 में वियोगी हरि के द्वारा। तो ब्रज माधुरी सार यह भी इतिहास जैसा ग्रंथ है 1923 में। इसी साल एक ग्रंथ और आता है, हिंदी साहित्य विमर्श, इसके लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। नगेंद्र ने कोई इतिहास ग्रंथ लिखा नहीं है। ठीक है, इसके बाद 1924 में आता है हिंदी भाषा का विकास, जो बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हिंदी भाषा का विकास, और ये ग्रंथ का कब का है, 1924 का है। अभी टेस्ट में भी मैंने इस प्रश्न को रखा था। तो हिंदी भाषा का विकास ये इतिहास से भी जुड़ता हुआ तथ्य है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास इतिहासकार न होकर पहले ये भाषा वैज्ञानिक है। ठीक है, तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास। एक और इतिहास ग्रंथ आता है जहां पर उसका नाम ही केवल हिंदी है।
1925 में इतिहास ग्रंथ आता है और जिसका नाम है हिंदी, लेखक हैं बद्रीनाथ भट्ट। फिर इसके बाद 1926 में हिंदी के मुसलमान कवि और यह रचना लिखते हैं गंगा प्रसाद अखौरी। गंगा प्रसाद अखौरी। हिंदी के मुसलमान कवियों को एक साथ रखा गया है। उन्नीस सौ 27 में सुकवि सरोज एक इतिहास ग्रंथ आता है जिसके रचनाकार हैं गौरी शंकर द्विवेदी। ठीक है। फिर इसके बाद 2 साल बाद एक ग्रंथ आता है हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल 1929 में। फिर 1930 में हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास आता है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास किसका है? सूर्यकांत जी का है। काफी चर्चित है, कल भी मैंने इसकी चर्चा किया था। सूर्यकांत शास्त्री। तो ये 1930 का ग्रंथ हो जाता है। इसके बाद 1930 में हिंदी भाषा और साहित्य ग्रंथ आता है और इसके भी रचनाकार हैं श्याम सुंदर दास जी। ठीक है। इसके बाद हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, और यह भी किसके द्वारा लिखा गया है? हरिऔध के द्वारा। हरिऔध ने यह ग्रंथ लिखा है। फिर एक ग्रंथ आता है 1931 में हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से। हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके रचनाकार होते हैं रमाशंकर शुक्ल, रसाल। ठीक है। तो यह ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? रमाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास 1931। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा गया, लेकिन 1934 में लिखा गया।
आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, इसको भी शुक्ल जी ने ही लिखा है, लेकिन ये शुक्ल जी दूसरे हैं। इनका नाम है कृष्ण शंकर शुक्ल। इनका नाम है कृष्ण शंकर शुक्ल। फिर एक रचना आती है पुरातत्व निबंधावली, और ये है राहुल सांकृत्यायन की। राहुल सांकृत्यायन की है, और इसकी रचना का समय है 1937। ठीक है, अगली रचना की तरफ बढ़ेंगे। 1938 में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में किसके द्वारा लिखा गया? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा यह इतिहास लिखा जाता है। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर भी एक ग्रंथ लिखा गया था, जो कि 1939 में लिखा गया। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, और यह ग्रंथ 1939 में डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने लिखा था। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, इसके बाद 39 में ही बहुत महत्वपूर्ण एक ग्रंथ लिखा गया, जिसको कल हमने प्रश्न में रखा था। क्या है इस ग्रंथ का नाम? तो राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा है। राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा। लेकिन इसमें सबसे खास बात क्या है कि इसमें डिंगल और पिंगल साहित्य का वर्णन किया गया है। मोतीलाल मेनारिया, मोतीलाल मेनारिया, ये इतिहासकार कम होकर भाषा वैज्ञानिक अधिक हैं। तो राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा 1939 में लिखा गया ग्रंथ है। इसके बाद 1939 में ही जैन साहित्य की पूर्व पीठिका और हमारा अभ्युत्थान, जैन साहित्य की, अब जैन साहित्य पर भी इतिहास ग्रंथ लिखा गया है। पूछा गया प्रश्न है जैन साहित्य की पूर्व पीठिका और हमारा अभ्युत्थान। और ये जैन का है, तो स्वाभाविक है किसी जैन ने लिखा होगा। कौन है? तो हीरालाल जैन। जैन साहित्य की पूर्व पीठिका और हमारा अभ्युत्थान, यह ग्रंथ आता है 1939 में। अब हम 1940 में पहुंचते हैं,
तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ आता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ आता है कौन सा, 1940 में, हिंदी साहित्य की भूमिका। ग्रंथ मैंने बताया था कि कैसे लिखा गया था। द्विवेदी जी घूमते टहलते रहते थे और उनका विशेष लगाव था विश्व भारती से, बंगाल से और रविन्द्रनाथ टैगोर से। तो बंगाल में जो हिंदी भाषी लोग थे, हिंदीतर लोग थे, जो हिंदी सीखना पढ़ना चाहते थे, उनके लिए उन्होंने बहुत सारे भाषण दिए थे। तो उन्होंने जो भी भाषण दिए, उन सभी भाषणों को एकत्रित करके एक जगह उसको प्रकाशित करवा दिया गया। उसकी तो रूपरेखा जो उसकी तैयार हुई वह बनती है हिंदी साहित्य। तो यह एक इतिहास ग्रंथ है, बल्कि उनके भाषणों का एक संकलन है, हिंदी साहित्य की भूमिका। अब चलते 1941 में, खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास। तो खड़ी बोली हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, यह 41 में किसने लिखा, तो ब्रज रत्न दास ने इस रचना को लिखा। 1941 में आधुनिक हिंदी साहित्य यह ग्रंथ धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया, तो धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा यह ग्रंथ लिखा जाता है। हिंदी साहित्य, इसको लिखते हैं भुवनेश्वर प्रसाद और यह ग्रंथ भी भुवनेश्वर नाथ है, 1941 में लिखते हैं। भुवनेश्वर नाथ मिश्र हिंदी साहित्य के नाम से। आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास, यह ग्रंथ 1942 में लिखा गया। रचनाकार हैं डॉक्टर श्री कृष्ण, नाम है श्री कृष्ण और डॉक्टरेट हो गए तो डॉक्टर श्री कृष्ण हो गए। ठीक है। 1942 में हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी एक ग्रंथ आता है जो एकदम तहलका मचा देता है। बहुत ही चर्चित ग्रंथ हुआ था, परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है। नंद दुलारे वाजपेयी का ग्रंथ है और इन
इनको श्री कृष्ण लाल लिख लीजिएगा। तो हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी जो सबसे चर्चित ग्रंथों में शुमार हुआ 1942 में नंद दुलारी वाजपेयी का है। 1945 में हिंदी काव्य धारा, यह ग्रंथ है राहुल सांकृत्यायन का। 1945 में एक ग्रंथ आता है हिंदी पुस्तक साहित्य, रचनाकार होते हैं माता प्रसाद गुप्त। ये किस सन में आता है? 1945 में आता है। 1950 में हिंदी साहित्य नंद दुलारे वाजपेयी, यह ग्रंथ आता है 1950 में। एक मिनट रुकिएगा। ग्रंथ है आधुनिक साहित्य, आधुनिक साहित्य नंद दुलारे वाजपेयी 1950 में। अब इसी सन में आता है आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका, आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका 1952 में है ये। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा लिखा गया आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका। इसी काल में हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक भी ग्रंथ लिखा गया हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये दोनों ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा 52 में लिखे गए। 55 में हिंदी का गद्य साहित्य लिखा गया, जो ग्रंथ सबके पास होना चाहिए। गद्य साहित्य पे कम ही रचनाएं लिखी गई। हिंदी का गद्य साहित्य 1955 में रामचंद्र तिवारी, तो हिंदी का गद्य साहित्य रामचंद्र तिवारी, ये भी काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये 55 में आता है। 1957 में एक ग्रंथ आता है, वह भी काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ, हिंदी साहित्य की कहानी। हिंदी साहित्य की कहानी प्रभाकर माचवे 1957। साहित्य का इतिहास दर्शन, इसके 3 साल बाद
1960 साहित्य का इतिहास दर्शन, ये तो आप जानते ही हैं, नलिन विलोचन शर्मा। इसके बाद हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास आ जाता है 5 साल बाद इसके। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त का। ये ग्रंथ कब आता है? 1965 में, जो काफी चर्चा में रहता है। और इसके बाद 1973 में एक ग्रंथ आता है, वो भी बहुत चर्चा में रहता है, हिंदी साहित्य का इतिहास, लेकिन इसके लेखक नहीं होते हैं, संपादक डॉक्टर नगेंद्र होते हैं। यह भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। फिर आता है 1978 में, 1978 में आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, बच्चन सिंह का। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारे प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये ग्रंथ हैं। अब इसमें कुछ और ग्रंथ आते हैं, जैसे 1986 में हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास राम स्वरूप चतुर्वेदी। अब आप यूजीसी नेट देखें, टीजीटी पीजीटी देखें, तो हर जगह इस ग्रंथ के कथन और निष्कर्ष, स्थापना और तर्क रखकर पूछे जाते हैं हिंदी साहित्य संवेदना के विकास वाले ग्रंथ से। ठीक है, तो 1996 में हिंदी साहित्य का इतिहास आता है। विजेंद्र स्नातक के द्वारा आता है, जो कि 1996 में आता है। इसी साल एक बहुत चर्चित ग्रंथ आता है, जो एकदम चर्चा में रहता है, जो आप सबके पास होना चाहिए, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह। उन्नीस 1996 में आता है और ये बहुत ही चर्चित रहता है।
ठीक है। 2002 में हिंदी उपन्यास का हिंदी उपन्यास पर इतिहास लिखा गोपाल राय ने। तो जितने लोग भी उपन्यास पर पीएचडी करते हैं वे किताब जरूर लेते हैं। 2003 में हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे हैं इसके। और 2008 में हिंदी कहानी का इतिहास, और इसके भी रचनाकार गोपाल राय हैं। अब इसके अलावा कुछ और भी ग्रंथ लिखे गए जो और चर्चा के केंद्र में रहे। उन ग्रंथों की भी चर्चा करेंगे, जैसे हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, जो मैं आप सबको बार बार पढ़ने की सलाह देता हूं। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। दरअसल ये पुस्तक पहले एनसीईआरटी से प्रकाशित होती थी। तो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी का है, 2007 में आता है। बहुत पतली सी पुस्तक है, शुरुआत यहीं से सबको करनी चाहिए। हिंदी साहित्य का विवेचनापरक इतिहास, हिंदी साहित्य का विवेचनापरक इतिहास, तो हिंदी साहित्य का जो विवेचनापरक इतिहास लिखा गया, मोहन अवस्थी ने लिखा था। लिखा कब? 2008 में। हिंदी साहित्य का परिचयात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का परिचयात्मक इतिहास 2010 में लिखा। किसने लिखा? तो भगीरथ मिश्र ने लिखा। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, ये लिखा गया नीरजा माधव के द्वारा।
किसके द्वारा लिखा गया? नीरजा माधव के द्वारा। ये ग्रंथ आता है 2012 में, और इस ग्रंथ में 1857 से शुरुआत की गई 1947 तक, मतलब बहुत पीछे से नहीं हुआ है, 1857 से इसकी शुरुआत करते हैं और ये ग्रंथ 1947 तक की चर्चा करता है। यहां लिख लेंगे, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से स्वतंत्रता तक जितनी नारियों और उनके साहित्य को उछल कर दिया गया है उसको इसमें रखा गया है। हिंदी साहित्य का इतिहास हेमंत कुकरेती, हिंदी साहित्य का इतिहास हेमंत कुकरेती, ये बहुत नया इतिहास है, 2015 में लिखा गया। हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास 2019 में लिखा गया, और यह हमारे गुरुजी ने लिखा है, डॉक्टर राम किशोर शर्मा जी ने। ठीक है, तो कुछ ऐसे इतिहास ग्रंथ हैं। एक इतिहास ग्रंथ अभी इसमें बड़ा है, इसको हम छोड़ रहे हैं, उसको अलग से ही पढ़ाना पड़ेगा, और कुछ इतिहास ग्रंथों की और चर्चा करेंगे। जैसे एक इतिहास ग्रंथ आपका है जिसको कहते हैं हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, नीलाभ का। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ का। ठीक है, अब लगभग हम लोगों ने सभी इतिहास ग्रंथों की बात कर ली। एक ग्रंथ और है, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, बाबू गुलाब राय। तो ये कुछ ग्रंथ हैं। अब एक ग्रंथ जो कि नागरिक प्रचारणी के द्वारा आया, बाबू गुलाब राय ने भी इसी नाम से ग्रंथ लिखा है,
और इसी नाम से एक ग्रंथ लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने भी लिखा है। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। इसी तरीके से एक ग्रंथ और इसी नाम से मिलता है, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, बाबू गुलाब राय। इन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। तो इस तरह से बहुत सारे इतिहास ग्रंथ आज भी लिखे गए हैं और लिखे जा रहे हैं। लेकिन अब हम उस इतिहास ग्रंथ को पढ़ेंगे जो कि नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा 18 खंडों में प्रस्तावित था और 16 खंडों में प्रकाशित है। उसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम सब हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण पढ़ेंगे, ठीक है। और उन 16 को याद करवाऊंगा आपको क्लास में ही आपको 16 ग्रंथ क्रम से याद हो जाएंगे, इसका वादा करता हूं। तो नेक्स्ट क्लास और भी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप सब उस क्लास में जरूर रहिएगा। आज के लिए इतना ही, और रात को 9 बजे पब्लिक जरूर रहिएगा, क्योंकि उसमें आपको आदिकाल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कुछ व्याख्याएं भी प्राप्त होंगी, ठीक है। धन्यवाद।